वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज मैं आप लोगों को 2015 का पेपर एसए 2 का सॉल्व कराऊंगा, वो भी केवल केमिस्ट्री पोर्शन। देखिए 2015 में केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ एथेन। एथेन मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एथेन का फार्मूला लिखते हैं, जो कि एक एल्केन सीरीज का है, जिसका फार्मूला है C2H6 एथेन। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, चूँकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन यहाँ हम लोग स्ट्रेट चेन के रूप में बनाए, और एथेन में एल्केन सीरीज का है इसलिए सिंगल बॉन्ड रहता है, और सभी जगह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन को अटैच कर दिए। तो इसमें हम काउंट करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितना है। देखिए दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो गया और एक इधर हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है लिस्ट 2 टेस्ट्स फॉर एक्सपेरिमेंटली distinguishing between an alcohol and carboxylic acid. Describe how these tests are performed. तो इसमें बताना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच क्या डिफरेंस है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में एक लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लिटमस टेस्ट में क्या है, 2 हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। टेक 2 स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ ईच अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन दिस स्ट्रिप सेपरेटली। यानी 2 लिटमस पेपर लेते हैं और उस दोनों लिटमस पेपर पर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और एक एक ड्रॉप उस पर कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं और अल्कोहल डालते हैं। तो ए ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तब तो वह ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। दूसरा टेस्ट हम करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं Na2CO3। अगर एसिड में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो एक कलरलेस गैस निकलती है। देखिए अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is added to both if brisk effervescence with evolution of colorless gas is observed, it indicates the presence of carboxylic acid. हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप में डालते हैं। जिसमें कलरलेस गैस निकलती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसमें कलरलेस गैस नहीं निकलेगी वो अल्कोहल होगा। इस तरह से दोनों टेस्ट सेपरेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। इथाइन का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बॉन्ड फॉर वेल्डिंग। इसमें कह रहा है कि इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर वेल्डिंग में काम आता है। इन योर ओपिनियन, अपनी विचारधारा बतानी है, वाई कैन नॉट वी यूज ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर फॉर द पर्पज। मतलब वेल्डिंग के लिए हम लोग इथाइन और ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन इथाइन और एयर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो इथाइन होता है, ऑक्सीजन होता है, वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इथाइन कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, और जो कम्प्लीटली बर्न होता है वाइट हाई टेम्परेचर देता है। तो देखते हैं इथाइन जिसका फार्मूला है C2H2, इसका इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथाइन जो कि एल्काइन सीरीज का है, C2H2 इसका फार्मूला है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देना है। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर इथाइन का। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है, अब देखते हैं कि वेल्डिंग क्यों ऑक्सीजन इन प्योर ऑक्सीजन इथाइन अंडरगोज ए कंप्लीट कम्बसन। प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, इथाइन कंप्लीट कम्बसन होता है और हाई टेम्परेचर देता है, जो कि सूटेबल होता है वेल्डिंग के लिए। जबकि वेयर एज एयर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एयर में लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, विच रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कम्बसन, जिसका कि इनकम्प्लीट कम्बसन होता है। जब एयर के प्रेजेंस में इथाइन को हम बर्न करेंगे तो टेम्परेचर बहुत कम निकलेगा, जो कि वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इथाइन का इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ करते हैं, न कि एयर के साथ करते हैं। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एलिमेंट्स P एंड Q बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 एलिमेंट है जो P और Q का है और सेम पीरियोडिक टेबल का है, लेकिन आर इन द ग्रुप 1 एंड 2, यानी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का है। यानी हम P को ग्रुप 1 मान लेते हैं और Q को ग्रुप 2 मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन द टेबुलर फॉर्म। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, P और Q में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंड साइज ऑफ देयर एटम and their metallic characters, their tendency to lose electrons, and the formula of their oxides and formula of their chloride. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, देखिए ये 2 ग्रुप हो गया P और Q। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में हम यहाँ राइट कर दिए हैं समझने के लिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में कौन कौन सा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिथियम का है वो एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 होगा। और बेरिलियम ग्रुप 2 का है, यानी Q में 4 होगा, 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का। सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, तो मैग्नीशियम का 12 और कैल्शियम का 20 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं P ग्रुप और Q ग्रुप दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 और 4 होगा, या 11 और 12 होगा, या 19 या 20, कोई भी हम एक लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइज ऑफ देयर एटम, साइज ऑफ देयर एटम, एटम की साइज, जो एटम की साइज होगी वह P की बिगर होगी और Q की स्मॉलर होगी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर, मोर मेटेलिक P जो होगा, जैसे इसमें P ग्रुप में 3 है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में, या एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम है 11 और 12 मैग्नीशियम है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो K/L/M के अनुसार 2, 8 और 1 होगा सोडियम का, जो P ग्रुप में आता है, और इसका होगा 2, 8, 2, यानी कि Q ग्रुप है ये 2, 8, 2 जो मैग्नीशियम का है, और P ग्रुप है 2, 8, 1।
तो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसको लॉस करना आसान होगा, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसको लॉस करना थोड़ा 1 की अपेक्षा डिफिकल्ट होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे आसानी से, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस किया जा सकता है, तो यह मोर मेटालिक होगा या लेस मेटालिक होगा। तो P जो होगा वह मोर मेटालिक होगा, जो Q होगा वह लेस मेटालिक होगा। अगला क्वेश्चन है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, मेटल में। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोर टेंडेंसी होती है मेटल में, क्योंकि आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आसानी से लॉस कर सकता है, इसकी टेंडेंसी लेस होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, P, चूँकि ये P है और एक Q एलिमेंट है तो P2O होगा ऑक्साइड का फार्मूला, और Q का Q होगा। P सपोज कर लेते हैं P जैसे Na है तो Na2O हो गया, और यहाँ Q हो गया Mg तो MgO हो गया। फार्मूला ऑफ देयर क्लोराइड, क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, क्लोराइड का फार्मूला P का PCl होगा और Q का QCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2015 के सभी साइंस के पेपर में जो केमिस्ट्री पोर्शन है बस वही क्वेश्चन है ये। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 16, एक एलिमेंट लेते हैं जिसका सपोज करिए कि एटॉमिक नंबर 16 है। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेट टू इट्स पोजीशन, किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके पोजीशन को बताता है, एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड हाउ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड, इसकी हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K, L और M सेल में 2, 8 और 6 हो जाएगा, 2, 8, 6, चूँकि इसमें 3 सेल्स हैं, 1 K, L, M, 2, 8, 6, यानी कि 3 सेल्स है, नंबर ऑफ 3 सेल्स, सो तो पीरियड क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 सेल्स रहेगा तो पीरियड तीसरा होगा। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितना है 6, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर वह बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता तो वह ग्रुप 1 का होता, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता तो 2, और 2 के बाद अगर वह 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 + 10 यानी 13 ग्रुप का हो जाएगा वह। तो यहाँ पर 2 के बाद यानी 6 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 10 यानी 16 ग्रुप का हो जाएगा ये। तो ये जो 16 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 6 होगा, थर्ड पीरियड का होगा, 16 ग्रुप का होगा। चूँकि वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, आउटर मोस्ट सेल में 6 है तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर 4 से ज़्यादा होता है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो यहाँ वैलेंसी निकालने के लिए यहाँ 6 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 - 6 यानी 2, वैलेंसी इसकी 2 हो गई। ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6, में क्या करा है, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर द सम टाइप ऑफ साल्ट्स, सोप और डिटर्जेंट दोनों साल्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, उसमें डिफरेंस क्या है पूछ रहा है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, और डिस्क्राइब इन ब्रीफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप किस तरह से काम करता है, क्लींसिंग एक्शन क्या है उसका, एंड वाई डू सोप नॉट फाउंड लेदर इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप लेदर यानी झाग नहीं देता है और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, लिस्ट 2 प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप, उस 2 प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप, अगर सोप की जगह हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। सोप जो होता है पोटेशियम साल्ट होता है, सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, जबकि डिटर्जेंट क्या है, वाइल डिटर्जेंट और अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट,
डिटर्जेंट अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं सोप में, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक होता है। वन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक जो होता है डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। एंड अदर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है जो ऑयल में डिजॉल्व होता है। और इस तरह से सोप मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ माइसेली, माइसेली के रूप में अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से माइसेली बनाते हैं। माइसेली बनाने के बाद ये जब हम उसको वाटर डालकर वॉश करते हैं, एंड राइंसिंग विथ वाटर, सोप इज वॉश्ड ऑफ लिफ्टिंग द ऑयली डर्टी पार्टिकल विथ इट, यानी वो सोप अपने साथ उस ऑयल डर्ट ग्रीस को अपने साथ ले जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में ये झाग नहीं देता है। क्यों? बिकॉज रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, चूँकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, हार्ड वाटर जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस के कारण होता है। तो ये जो सोप होता है हार्ड वाटर के साथ यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, स्कम बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, ये जो है कि निकलता रहता है, इसलिए यह साफ नहीं हो पाता है। स्कम यानी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण, इसलिए झाग नहीं देता है। प्रॉब्लम क्या है उससे? प्रॉब्लम है डिटर्जेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इट लीड्स टू वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन करेगा। एंड इट कैन आल्सो काज ए स्किन प्रॉब्लम, और स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। वाई डू वी ऑब्जर्व ऑन पोरिंग एसिटिक एसिड ऑन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पेपर पर एसिटिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? रेड लिटमस रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड, रेड लिटमस टर्न ब्लू एंड ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, रेड लिटमस टर्न ब्लू एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड, रेड लिटमस बिकम कलरलेस एंड ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। देखिए चूँकि ये एसिटिक एसिड है, अब हम जानते हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वह रेड में चेंज हो जाता है, एसिड, एसिड के कारण ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, रेड में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, रेड लिटमस रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड। क्वेश्चन नंबर 8, while preparing a soap, a small quantity of common salt is generally added. प्रिपेयरिंग सोप ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोप डालते हैं। रिएक्शन मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी पर्पज ऑफ एडिंग कॉमन साल्ट। कहने का मतलब सोप बनाते समय हम उसमें से थोड़ा सा साल्ट मिलाते हैं। साल्ट क्यों मिलाते हैं ये बताना है, क्योंकि अगर हम साल्ट मिलाते हैं तो जो सोप का फॉर्मेशन होगा वह कलेक्ट होगा एक ही जगह, अच्छी तरह से कलेक्ट हो जाएगा, केक बन जाएगा उसका आसानी से। तो हम इसका आंसर ये हो सकता है कि टू फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, यानी सोप बनाते समय हम वेजिटेबल ऑयल में साल्ट मिलाते हैं। वेजिटेबल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को बॉयल करते हैं और उसमें थोड़ा सा साल्ट मिलाते हैं। साल्ट मिलाने का रीज़न पूछ रहा है क्यों, क्या होता है साल्ट मिलाने से क्या होता है, वो सोप प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि हमें सोप आसानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टेक्स अबाउट 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब लेता है, उसमें 4 ml डिस्टिल्ड वाटर लेता है। एंड मार्क्ड PQRS उस 4 टेस्ट ट्यूब है, 1 2 3 4, एक है PQR और S। तो इसमें इक्वल अमाउंट में क्या डालता है, ईच टेस्ट ट्यूब एन इक्वल अमाउंट ऑफ 1 साल्ट इन 1 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में 1 साल्ट डालता है। पहले पी में क्या डालता है, सोडियम सल्फेट साल्ट डालता है, दूसरे में पोटेशियम सल्फेट डालता है, तीसरे में कैल्शियम सल्फेट और चौथे में मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट डालता है। 4 टेस्ट ट्यूब है, चारों में अलग अलग साल्ट डाले जाते हैं। आफ्टर दैट ही एड एन इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन, और उसमें सब में इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन मिलाया जाता है। ऑन शेकिंग ईच ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब वेल ही ऑब्जर्व ए गुड अमाउंट ऑफ लेदर। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 4 टेस्ट ट्यूब है,
और एक में जो है कि सोडियम सल्फेट है, दूसरे में यानी क्यू में पोटेशियम सल्फेट है, आर में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट एस में है। तो इसमें सोप मिलाने से झाग किस में आएगा? चूँकि हम यहाँ जानते हैं कि जो हार्ड वाटर में झाग नहीं देता है सोप, और हार्ड वाटर किस कारण होता है? मैग्नीशियम और सल्फेट के कारण होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण होता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट तो होगा ही नहीं, यानी सोडियम सल्फेट में झाग देगा और पोटेशियम सल्फेट में देगा, पी और क्यू में देगा। यानी किसका आंसर हो जाएगा? पी और क्यू, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू एसिटिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो गैस लिबरेट इमीडिएटली, एक गैस निकलती है। और ब्रिस्क इफर्वेसेंस, नेम द गैस, उस गैस का नाम बताना है, मेथड फॉर टेस्टिंग दिस गैस, और उस गैस के टेस्ट का मेथड बताना है। तो हम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 NaHCO3 को अगर एसिटिक एसिड यानी CH3COO के साथ हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखिए एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो मिल्की हो जाता है, मिल्की होना शो करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एसिटेट साल्ट बनेगा, यानी CH3COONA बनेगा, प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगा। ओके, थैंक यू।